So hello everyone. Today we are going to have an important discussion on the compliance of lung. तो उस compliance से हम क्या समझते हैं, पहले एकदम literal meaning समझते हैं. देखिए, जब मैं ये बोल रही हूँ कि compliant है कोई structure, right? Any structure is compliant. That means it's very easy to distend that structure, right? It's very easy to inflate that structure. For example, I'm just taking a simple example. Let us assume that I am having a iron ball, ठीक है, और मेरे पास एक प्लास्टिक का बॉल है, ठीक है, and I am willing to fill air inside them. तो इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो एयर को अपने अंदर एंट्री अलाउ कर देगा? ऑब्वियसली दिस प्लास्टिक बॉल. तो हम ये बोल देंगे कि प्लास्टिक बॉल जो है वो ज़्यादा कंप्लायंट है. तो कंप्लायंस का मतलब सिंपली आप एक वर्ड याद रखेंगे हर जगह, द एबिलिटी टू डिस्टेंड, है ना. जितना ज़्यादा कोई स्ट्रक्चर डिस्टेंड हो जाए उतनी अच्छी उसकी कंप्लायंस है. पर अब नॉर्मल चीज़ मैंने बोला कि ये प्लास्टिक की बॉल भी तभी डिस्टेंड होगी जब इसके अंदर आपने एयर डाला. Now for the movement of air, it's very important that there should be the difference in the pressure, right? What I want you to know, I am saying that let us assume that there are two systems, like there are two systems and I want this ball to expand. I want this ball to expand. तो अगर मैं चाहती हूँ कि ये बॉल expand करे तो I will wish that air should move from outside inside this ball. And for air to move inside this ball, there should be definitely a pressure difference, right? Then only the air would move inside. तो कंप्लायंस का मतलब क्या होता है? देखो लिटरल मीनिंग्स में, द एक्सटेंट टू विच लंग्स एक्सपैंड फॉर यूनिट चेंज इन प्रेशर. मतलब अगर मैंने यूनिट चेंज किया है प्रेशर में, है ना, देयर इज़ अ यूनिट चेंज इन प्रेशर, प्रेशर को मैंने एक यूनिट से चेंज किया है, तो ये बॉल कितनी डिस्टेंड हो जाएगी, ये बॉल कितनी डिस्टेंड हो जाएगी, दैट इज़ कंप्लायंस. सिंपली स्पीकिंग कि प्रेशर चेंज करने पर कोई चीज़ कितना वॉल्यूम अपना बढ़ा सकती है, दैट इज़ कंप्लायंस. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट इज़ रिटन ओवर हियर. सो व्हाट इज़ इट? इट इज़ द एक्सटेंट टू विच, इट इज़ द एक्सटेंट टू विच द लंग्स एक्सपैंड फॉर अ यूनिट चेंज इन प्रेशर. ओके, सो मैथमेटिकली इट इज़ रिटन एज सी कंप्लायंस इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा पी, है ना. मतलब अगर मैं प्रेशर में यूनिट चेंज ले करके आऊँ तो मैं वॉल्यूम को कितना चेंज कर सकती हूँ. अब हम कौन से प्रेशर और कौन से वॉल्यूम की बात कर रहे हैं? लास्ट सेशन में हमने प्रेशर का डिस्कशन किया है और उसमें हमने एक प्रेशर पढ़ा था, ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर. ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर इज इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर माइनस इंट्रा प्लूरल प्रेशर. यू कुड रेफर टू दैट वीडियो फॉर दिस. तो इस इक्वेशन में डेल्टा पी इज ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर and it is also known as distending pressure. We have worked on that also. And delta V is actually change in volume of lungs. Definitely we are talking about lungs. तो हम ये चाहते हैं कि lungs की वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ. तो नॉर्मली जो हमारे लंग्स की कंप्लायंस होती है वो कितनी होती है? व्हाट इज द नॉर्मल कंप्लायंस ऑफ लंग? द कंप्लायंस ऑफ लंग इज, आप देखो कितनी होती है, 200 ml पर सेंटीमीटर ऑफ वाटर. मतलब अगर मैं प्रेशर को 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर प्रेशर में चेंज ला रही हूँ, ठीक है, लंग्स में, अगर आई एम द ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर इज चेंज बाय 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, देन द लंग वुड एक्सपैंड बाय 200 ml. मतलब 200 ml जो है हमारे लंग्स एक्सपैंड हो जाएंगे. सो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय द लंग कंप्लायंस नॉर्मली. सो व्हाट इज कंप्लायंस? इट इज एबिलिटी टू डिस्टेंड और expand. It is ease to stretch. कोई चीज़ कितनी आसानी से stretch हो सकती है, right? It is not same as elasticity, right? These two are different quantity. अब यहाँ पे अगर मैं इस ग्राफ में इसको समझने की कोशिश करूँ कंप्लायंस को, तो what I could see over here, देखिए अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखो तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि जैसे जैसे आप ग्राफ में, there are two axes, definitely this is y axis and this is x axis, and what I am doing when I am moving along the x axis, I am actually increasing the pressure, or this is actually representing the delta p and this is representing the delta v, and delta v in context to the volume of the lungs and delta p in context to the transpulmonary pressure. So as the pressure change increases, you see the volume also increases, right? The volume also increases, right? So this is a normal thing that we see, and this is a normal graph which you could see clearly, right? So that is the first part of the story. Now moving forward, we know well that compliance is inversely proportional to elastance. Compliance is inversely proportional to elastance. What I mean by this, देखिए हमारी एल्वेली में मल्टीपल फोर्सेस काम करते हैं. अभी तक बस हमें इतना चीज़ समझ में आ गई कि कंप्लायंस का मतलब डिस्टेंड करने की एबिलिटी, है ना. अगर ये एल्वेली है, ठीक है, और हमने प्रेशर चेंज करा के इसके वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया या हमने इसको डिस्टेंड कर दिया, मतलब द एल्वेली इज कंप्लायंट. ओके, अब देखिए डिस्टेंड करना
एक आसान काम होता जब अंदर से कोई फोर्स उसको रेजिस्ट नहीं करता, पर नॉर्मली ऐसा नहीं होता है ना। जब हमारी एल्वेली डिस्टेंड करने की कोशिश करती है तो कुछ फोर्सेस उसको उसकी इस एक्टिविटी को रेजिस्ट करते हैं। सो व्हाट आर दीज फोर्सेस? दीज फोर्सेस आर नंबर 1 द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। तो सबसे पहला फोर्स जो है वो सरफेस टेंशन का फोर्स है। लास्ट सेशन में हमने देखा है कि सरफेस टेंशन का फोर्स एल्वेली को कोलैप्स करने की कोशिश करता है। सिमिलरली एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं हम लोग इलास्टिक रिकॉयल। इलास्टिक रिकॉयल का मतलब क्या हुआ, क्या है, हमारा जो लंग है, लंग का पैरेन्काइमा है, उसमें बहुत सारा कोलेजन, बहुत सारा इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होता है। तो नॉर्मली उसकी ये टेंडेंसी होती है कि वो रेजिस्ट करे जब आप उसको डिस्टेंड करो, है ना, तो वो भी अंदर खींचने की कोशिश करती है। दिस इज नोन एज इलास्टिक रिकॉयल, राइट। इट इज सेम एज स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड, इट विल ऑलवेज ट्राई टू कम बैक टू इट्स एक्चुअल पोजीशन, राइट। तो लंग के साथ भी ऐसा होता है, ठीक है। तो कंप्लायंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनफैक्ट सरफेस टेंशन के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा सरफेस टेंशन होगा उतना ज़्यादा इनवर्ट फोर्स है। और कंप्लायंस यानी मैं इसको डिस्टेंड करके एक्सपैंड करना चाहती हूँ, ठीक है। सो इट वुड बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एंड कंप्लायंस वुड बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलास्टेंस ऑल्सो, दैट इज इलास्टिक रिकॉयल। ओके, वंडरफुल। नाउ that so again see I have plotted this graph over here. This is volume, again the volume of lung, and this is TPP, right, centimeter of it is represented in centimeter of water, right. So what you can see over here, now as I am changing the now मेरे को इसमें आपको दो चीज़ सिखानी है। पहली चीज़, व्हेन आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, राइट, जस्ट फोकस ऑन दिस कर्सर, व्हेन आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, आप यहाँ पे देखो एक वर्ड लिखा हुआ है आरवी। आरवी मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम। मतलब ये जो वॉल्यूम है, ये जो ग्रीन कलर से मैंने अभी यहाँ पे हाईलाइट किया है, दिस पार्ट इज एक्चुअली द रेसिडुअल वॉल्यूम, एंड एक्चुअली इट इज़ नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस, राइट। तो आप धीरे धीरे अब एयर को इसके ऊपर इनहेल करना चालू करते हो, मतलब ऑलरेडी लंग में कुछ ना कुछ एयर प्रेजेंट है, दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम। अब धीरे धीरे आप एयर को इन ले रहे हो, राइट, so that you are taking air in, right, so the transpulmonary pressure is increasing, the volume also increases. Mind you, these are pressure changes and volume changes, right, and a time come when the volume becomes maximum by lung की एक कैपेसिटी है, जब तक वो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ लंग मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर को एकोमोडेट कर सकती है। तो ये जो मैक्सिमम वॉल्यूम होती है इसको टोटल लंग कैपेसिटी बोल देते हैं, राइट। सो दिस इज एक्चुअली नोन एज टोटल लंग कैपेसिटी। आई थिंक दैट्स वेरी क्लियर टू यू। अब देखिए, अभी तक हमने जो भी कंप्लायंस पढ़ी है, और कंप्लायंस का यही कर्व होता है ना, जो मैंने अभी आपके सामने बनाया। सो दिस इज एक्चुअली द स्टैटिक कंप्लायंस, इसको बोलते हैं हम लोग स्टैटिक कंप्लायंस। स्टैटिक कंप्लायंस का मतलब ये हुआ कि एयर का मूवमेंट हो ही नहीं रहा है, ठीक है। दिस इज हाइपोथेटिकल, definitely it is hypothetical, because in normal individual you see air is moving in, air is moving out, right, there is inspiration process, there is expiration process, right. So definitely static compliance is just a hypothetical phenomena, right, hypothetical concept. So this is hypothetical, it does not exist in reality. In reality we breathe, and hence we have a compliance called as dynamic compliance. So we don't have anything such as static compliance, we have dynamic compliance. But before that, let us do some exercise. So this is a graphical representation. We have a question in front of us that you have to compare the compliance of A, B and C. Let us say that we have 3 alveoli. एल्वेली ए हमने बना दी, एल्वेली बी बना दी और एल्वेली सी बना दी, और मेरे को इनकी कंप्लायंस को कंपेयर करना है। एल्वेली ए हमने ग्रे कलर से, एल्वेली बी पर्पल कलर से, और एल्वेली सी हमने ऑरेंजिश कलर से हमने यहाँ पे डेमॉन्स्ट्रेट की है इस ग्राफ में, और हमें इनकी कंप्लायंस को कंपेयर करना है फॉर 1 यूनिट प्रेशर चेंज, ठीक है। देखते हैं, तो हमने क्या किया, पहले हम एक्स एक्सिस देखते हैं, और एक्स एक्सिस में हमने देख लिया कि हमने प्रेशर को 1 यूनिट से ही चेंज किया है, ठीक है। और अब उसके करस्पॉन्डिंग हम 1 यूनिट जब प्रेशर चेंज कर रहे हैं तो वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है, या वॉल्यूम कितनी इंक्रीज हो रही है, वो देख लेते हैं। तो अगर मैं बॉडी नंबर बी की बात करूँ, 1 यूनिट प्रेशर चेंज करने पर जो बॉडी बी है वो 5 यूनिट एक्सपैंड कर रही है, ठीक है। सो दिस इज बॉडी नंबर बी, यू सी 5 यूनिट ये बॉडी एक्सपैंड कर गई, वंडरफुल। अगर 1 यूनिट प्रेशर चेंज है तो बॉडी ए 10 यूनिट एक्सपैंड हो रही है, ओके, आई हैव प्लॉटेड दैट ऑल्सो। एंड बॉडी सी जो है 1 यूनिट प्रेशर चेंज में 15 यूनिट जो है एक्सपैंड हो रही है। और मैंने बोला कंप्लायंस का मतलब ही होता है एबिलिटी टू डिस्टेंड।
इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉडी नंबर सी है उसकी कंप्लायंस मैक्सिमम है। इससे आप एक और चीज़ इन्फ्रेंस कर सकते हो कि कंप्लायंस, ये जो प्रेशर वॉल्यूम कर्व्स होते हैं उसमें कंप्लायंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लोप ऑफ द कर्व, राइट। सो दिस इज टेक होम मैसेज। और अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो सिंपली याद रखो कि जिसकी मतलब जो लाइन जो है वाई एक्सिस के जितने क्लोज होगी, राइट, उसकी स्लोप उतनी ज़्यादा होगी तो उसकी कंप्लायंस उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। सो दैट इज़ वन थिंग दैट आई वॉन्ट यू टू नो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज another experiment. So what we do, this is question number 2. Again this has been illustrated in Guyton, right? So अब हमने इस प्रैक्टिकल में क्या किया है, पहले मैंने एक नॉर्मल एल्वेली ली है जो हमारे आप में होती है, राइट। सो दिस इज एयर फिल्ड एल्वेली, ओके। Though our alveoles are air filled, but we know that there is a layer of fluid also present, है ना। आपने इसको सर्फेक्टेंट वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझा है, ठीक है। तो फ्लूइड का एक इंटरफेस होता है, तो एयर फ्लूइड इंटरफेस जैसे ही आया तो एक फोर्स काम करना शुरू कर देता है जिसको सरफेस टेंशन का फोर्स बोलते हैं। और ये जो सरफेस टेंशन का फोर्स होता है ये एल्वेली को कोलैप्स करवाने की कोशिश करता है। ऐसा क्यों होता है हमने पढ़ा था, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल सरफेस पे और अंदर अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे थे, राइट। सो यू जस्ट सी, इफ आई एम जस्ट क्विकली इलस्ट्रेटिंग दैट टू यू, लेट अस से दैट दिस इज, these are the water molecules. So I am taking one water molecule from the surface and I am taking one water molecule from inside. तो अगर मैं अंदर वाले water molecule को लूँ तो हम कोहेसिव फोर्सेस की बात कर रहे हैं जो हर डायरेक्शन से इस पे लगने वाले हैं। जबकि सरफेस वाले वाटर मॉलिक्यूल की बात करूँ तो इस पे साइड पे भी फोर्स लग रहा है, नीचे से भी फोर्स लग रहा है ना। पर अगर आप देखो ऊपर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, राइट, दिस इज मिसिंग ओवर है, ऊपर से इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो नेचुरल टेंडेंसी इसकी क्या होगी, अंदर आने की। तो सारी जो सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये अंदर आने की कोशिश करेंगे एंड दैट इज़ अ रीज़न जब ये सारे अंदर आने की कोशिश करेंगे तो जो ड्रॉप है वो आपकी स्फेरिकल हो जाएगी, राइट। एंड दैट इज़ वाई द रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल, राइट। सो हमने क्या बोला, हमने बोला एयर फ्लूइड इंटरफेस बना, एयर फ्लूइड इंटरफेस के कारण सरफेस टेंशन एक्ट करेगा, सरफेस टेंशन एक्ट करेगा तो ये एल्वेली को कोलैप्स करवाने की कोशिश करेगा। मैंने बोला ना सारे फोर्सेस जो है वो इनवर्ट डायरेक्शन में लगेंगे, राइट, नेट फोर्स इनवर्ट डायरेक्शन में होगा तो ये एल्वेली को कोलैप्स करवाने की कोशिश करेंगे। और आप क्या चाह रहे हो, कंप्लायंस के थ्रू यू आर विलिंग टू डिस्टेंड दिस एल्वेली, राइट। सो विल इट बी इजी टू डिस्टेंड और डिफिकल्ट टू डिस्टेंड? डेफिनेटली इट वुड बी डिफिकल्ट टू डिस्टेंड दिस एल्वेली एंड दैट इज वाई द कंप्लायंस वुड बी लेस। तो मतलब हमारे एल्वेली की कंप्लायंस लेस है, ये हमने कंपेयर किया है किससे, सेलाइन फिल्ड एल्वेली से। एक एग्जाम्पल लिया है इन्होंने, एक एक्सपेरिमेंट किया है कि हमारी एल्वेली में मान लो फ्लूइड भरा हुआ होता, जैसे ये जहाँ पे मैंने आपको डायग्राम में दिखा रखा है, राइट। आर एल्वेलीज आर फ्लूइड फिल्ड, राइट। इफ आर एल्वेलीज आर फ्लूइड फिल्ड देयर इज नो एयर फ्लूइड इंटरफेस, कोई ऐसा एयर फ्लूइड इंटरफेस नहीं है तो सरफेस टेंशन वाला कोई नाटक ही नहीं होगा, देयर वुड बी नो स्टोरी ऑफ सरफेस टेंशन। अगर सरफेस टेंशन नहीं होगी तो कोई ऐसा कोलैप्सिंग फोर्स नहीं होगा। अगर अंदर से कोई कोलैप्सिंग फोर्स नहीं लग रहा है तो एल्वेली को डिस्टेंड करना सोचो कितना आसान है, राइट। इट बिकम्स वेरी इजी टू डिस्टेंड द एल्वेली, राइट, क्योंकि अंदर से कोई खींचने वाला फोर्स बचा ही नहीं तो बहुत आसान है इसको डिस्टेंड करना एंड दैट इज़ वाई इट विल हैव मोर कंप्लायंस। तो मतलब सेलाइन फिल्ड एल्वेली की कंप्लायंस ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एयर फिल्ड एल्वेली, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ इसकी कंप्लायंस ज़्यादा है तो ये किस जगह पे आएगा, अगर आप इस प्लॉट में देखो तो ये सी वाला होगा कि बी वाला होगा, डेफिनेटली इट वुड बी द सी कर्व, राइट। सो इट हैज़ बीन इलस्ट्रेटेड ऑल्सो, सी आई हैव शोन इट ओवर हियर। सो दिस इज सेलाइन फिल्ड, कैन you see this? It is more towards the y-axis, right? And that is why it is having more compliance and this is air filled normally which has been shown. Okay, normally it has been shown, but अभी आप ये बोल सकते हो कि अभी आपने जो compliance दिखाया उसमें आपने एक सिंगल लाइन बनाई थी और यहाँ पे आप 2 लाइन दिखा रहे हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायनामिक कंप्लायंस को इलस्ट्रेट किया गया है। सो आई विल एक्सप्लेन यू दैट ऑल्सो। सो राइट नाउ हमने ये चीज़ सीख ली। सो नाउ कम्स द न्यू स्टोरी दैट इज ऑफ डायनामिक कंप्लायंस। We need to understand this that compliance during inspiration and expiration are different. Now what is this? हम बहुत खुश हुए जब हमें compliance समझ में आ गई और हमने क्या किया, हमने इसको प्लॉट करने की कोशिश की। एक बार हमने इसको इंस्पिरेशन में प्लॉट करने की कोशिश की और एक बार हमने एक्सपिरेशन में प्लॉट करने की कोशिश की और सरप्राइजिंगली हमें इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के दौरान जो कंप्लायंस है वो अलग अलग मिली। आइए समझते हैं कैसे। देखिए, जब आप इंस्पायर करते हो, राइट, सो देयर इज़ मोर एयर इन योर एल्वेली, राइट। आप इंस्पायर कर रहे हो तो एयर इज़ गेटिंग इनसाइड योर एल्वेली, फाइन। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो, जो ब्लू कलर से मैंने दिखा रखा है वो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और जो मैंने ग्रीन कलर से दिखा रखा है वो सरफेक्टेंट के
मॉलिक्यूल्स हैं। आपको पता है कि सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स में बीच बीच में जा करके स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। आई वुड अगेन से दैट बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो डू वॉच द वीडियो ऑफ सरफेस टेंशन एंड सर्फेक्टेंट, इट वुड हेल्प यू अ लॉट, राइट। तो अभी मैंने बोला कि बीच बीच में सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और 8 सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे दिखा रखे हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, इंस्पिरेशन के समय एयर अंदर जा रही है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, तो सर्फेक्टेंट अवे फ्रॉम ईच अदर। भाई सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स तो 8 ही है ना, है ना। और अब जब तुमने एयर को अंदर भर दिया बहुत सारा, तो ये सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए। सोचो ये अगर नॉर्मल एल्वेली है तो सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल कितने पास पास हैं, पर यहाँ पे 2 सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कितनी दूर दूर हैं। सो सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, सो सर्फेक्टेंट फोर्स वीक। देखिए 2 चीज़ें समझो, एक होता है सरफेस टेंशन का फोर्स जो कि अंदर की ओर लग रहा है, जो कि एल्वेली को कोलैप्स करने की कोशिश कर रहा है, मैंने येलो कलर से मार्क किया है, और एक सर्फेक्टेंट का फोर्स है जो एल्वेली को डिस्टेंड करने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, सर्फेक्टेंट जो है वो दूर दूर है इंस्पिरेशन के समय, जिसके कारण सर्फेक्टेंट का फोर्स जो है वो वीक है। अगर सर्फेक्टेंट का फोर्स वीक होगा तो सरफेस टेंशन स्ट्रांग हो जाएगा, दे वुड बी स्ट्रॉन्गर सरफेस टेंशन। सो अगर सरफेस टेंशन जो है वो स्ट्रांग हो गया तो डिस्टेंड करना मुश्किल हो जाएगा, और मैंने बोला एबिलिटी टू डिस्टेंड इज कंप्लायंस। तो अगर डिस्टेंशन कम होगा तो कंप्लायंस कम होगी, यानी इंस्पिरेशन के समय कंप्लायंस कम होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सपिरेशन की स्टोरी। भाई एक्सपिरेशन में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर इज लेस इनसाइड द एल्वेली। डेफिनेटली आपने एयर को बाहर निकाल दिया है ना, सो लेस वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द एल्वेली। इफ देयर इज लेस वॉल्यूम ऑफ एयर, सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल बहुत पास पास हैं, है ना, सो दे आर स्ट्रॉन्गर, सर्फेक्टेंट फोर्स इज स्ट्रॉन्गर। सर्फेक्टेंट फोर्स क्या करने की कोशिश कर रहा है, इसको डिस्टेंड करने की कोशिश कर रहा है। तो सरफेस टेंशन का फोर्स यहाँ पे, जो सरफेस टेंशन का फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग है ना, सो इट इज़ मच मोर ईजी टू डिस्टेंड एंड दैट इज़ वाई इट वुड बी मोर कंप्लायंस। इन नटशेल आई कुड से दैट इंस्पिरेशन के दौरान कंप्लायंस जो होती है वो कम होती है, और एक्सपिरेशन के दौरान जो कंप्लायंस होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। सो दैट इज़ वॉट इज़ रिटन ओवर हियर। सो वॉट आर दे सेइंग, दे आर सेइंग दैट हेंस कंप्लायंस ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन आर डिफरेंट कर्व्स व्हेन प्लॉटेड ऑन प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, दिस इज नोन एज हिस्टेरेसिस लूप। तो भाई ये अलग अलग होते हैं, है ना, इंस्पिरेशन का कर्व आपको अलग मिल रहा है और एक्सपिरेशन का कर्व अलग मिल रहा है। यू कैन सी दिस ओवर हियर, इंस्पिरेशन का कर्व ये है देखो, और एक्सपिरेशन का कर्व ये है। अभी तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो एटलीस्ट इतना तो समझ में आ गया होगा कि जो वाई एक्सिस के करीब है उसका कंप्लायंस ज़्यादा है, मतलब एक्सपिरेशन के दौरान कंप्लायंस ज़्यादा है ना, एक्सप्लेन यू वाई इज इट सो, राइट। और इंस्पिरेशन के समय जो कंप्लायंस है वो कम होती है, ठीक है। सो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर हिस्टेरेसिस, हालांकि हमने वहाँ पे ऊपर देख लिया है कि क्या रीज़न है, पर फिर भी इसको लिख देते हैं, सरफेस टेंशन फोर्सेस, है ना, मोर ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन। अभी मैंने बताया कि सरफेस टेंशन जो है ये हिस्टेरेसिस का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि इंस्पिरेशन के दौरान सरफेस टेंशन के फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होते हैं। और दूसरा रीज़न होता है इलास्टिक रिकॉइल, है ना, मोर एज वी ट्राई टू डिस्टेंड एल्वेली बाय फिलिंग एयर, दिस अपोजिंग प्रेशर इज इलास्टिक रिकॉइल। मतलब सिंपल चीज़ ये है, मैंने बोला ना, लंग इज हैविंग अ लॉट ऑफ इलास्टिक मटीरियल, अ लॉट ऑफ कोलेजन फाइबर, सो व्हाट दे ट्राई टू डू, ये भी क्या करने की कोशिश करते हैं, कोलैप्स करने की कोशिश करते हैं, रबर बैंड की तरह, है ना, कि हमें वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लेके आओ। सो इलास्टिक रिकॉइल एक आपका ये प्रेशर हो गया, और सरफेस टेंशन वाला एक ये हो गया। तो ये दोनों क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इलास्टेंस की बात करूँ या सरफेस टेंशन की, दोनों कोलैप्स करने की कोशिश कर रहे हैं। और सरफेस टेंशन क्यों लगता है, फ्लूइड एयर इंटरफेस के कारण, और इलास्टेंस क्यों लग रहा है, इलास्टिन फाइबर्स के कारण और कोलेजन फाइबर्स के कारण। और ये दोनों चीज़ें कहाँ हैं, ये दोनों चीज़ें लंग पैरेन्काइमा में प्रेजेंट होती हैं, राइट, वी नो दिस वेल। एक और चीज़ गाइटन में लिखी है कि ये जो आपका सरफेस टेंशन है वो 2/3 कंट्रीब्यूट करता है, राइट, इट इज़ कंट्रीब्यूटिंग 2/3। देखो यहाँ पे मैंने सरफेस टेंशन की लाइन बड़ी बनाई है और इलास्टेंस की लाइन छोटी सी बनाई है, राइट, बिकॉज इलास्टेंस जो इलास्टिक रिकॉइल है वो कम कंट्रीब्यूट करती है, दैट इज़ 1/3, राइट। So we are done with this also. Now next thing is, what is the change in these values, right? How does the compliance vary in the obstructive lung disease and restrictive lung disease? राइट नाउ अगर आपको इनके बारे में कुछ भी नहीं पता तो बस इतना याद रखो कि जो ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीजेज होते हैं जैसे कि COPD या एम्फाइसीमा, इसमें इलास्टिक फाइबर का लॉस होता है। अगर इलास्टिक फाइबर कम होगा, कोलेजन कम होगा, तो इलास्टिक रिकॉइल प्रेशर कम होगा। अगर इलास्टिक रिकॉइल प्रेशर कम होगा तो अंदर से खींचने वाला प्रेशर कम होगा, अंदर से खींचने वाला फोर्स कम होगा। अगर अंदर से खींचने वाला फोर्स कम है तो ईजी हो जाएगा डिस्टेंड करना, क्योंकि कंप्लायंस का मतलब ऐसे खींचना, तो ईजी हो जाएगा डिस्टेंड करना। इसलिए कर्व जो है मैंने बोला वाई एक्सिस के अलॉन्ग या लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीजेस में जो कर्व है वो लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो जाता है। रेस्ट्रिक्टिव डिसीजेज जैसे इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़ की अगर मैं बात करूँ तो उसमें क्या होता है
ज़्यादा इलास्टिक मटेरियल आ जाता है आपकी लंग में, आपको पता है ना, कोलेजन ज़्यादा हो जाएगा, इंटस्टिशियम में फाइब्रोसिस होने लगेगी, बहुत सारा इंटस्टिशियल लंग डिसीज़ में यही सारी चीज़ें होती हैं। तो इलास्टिक रिकॉइल प्रेशर बढ़ गया भाई, पहले ही इसकी नेचुरल टेंडेंसी थी कोलैप्स करने की, और आपने और ज़्यादा मटीरियल ऐसा भर दिया जो इसको कोलैप्स करवा रहा है। तो अगर कोलैप्स करवाएगा तो कंप्लायंस कम हो जाएगी, क्योंकि कंप्लायंस मतलब एबिलिटी टू डिस्टेंड, सो इट वुड बी डिफिकल्ट टू इन्फ्लेट एंड दैट इज वाई द कर्व विल शिफ्ट टूवर्ड्स द राइट। लेट अस सी दिस डायग्राम। देखो कितना अच्छा डायग्राम है ये। एम्फाइसीमा के केस में ये मैंने बोला ना, जो जितना वाई एक्सिस के करीब उसकी कंप्लायंस उतनी ज़्यादा। तो एम्फाइसीमा जो कि एक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज़ है, उसमें कंप्लायंस बढ़ गई, और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज़ में आप ILD लिख दो, ये दूर है वाई एक्सिस से, तो इसमें कंप्लायंस जो है वो कम है, और इसमें कंप्लायंस जो है वो ज़्यादा है। फाइन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज रीजनल वेरिएशंस। अब देखिए क्या होता है, कंप्लायंस वेरीज विद इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। अभी समझ में आ गया कि इंस्पिरेशन में कंप्लायंस जो होती है कम होती है, एक्सपिरेशन में ज़्यादा होती है। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दिस ऑल्सो दैट कंप्लायंस ऑल्सो इज डिफरेंट इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लंग्स। मतलब अगर आप लंग के बेस की बात करो तो वहाँ पे कंप्लायंस अलग होगी, और अगर आप लंग के एपेक्स की बात करो तो वहाँ पे कंप्लायंस अलग होगी। बेस की बात करूँ तो बेस जो होता है वो ग्रेविटी डिपेंडेंट रीजन होता है, ठीक है। आपको मैंने पिछले सेशन में ये बताया था कि नीचे जो पार्ट होता है वहाँ पे वेंटिलेशन भी ज़्यादा होता है और परफ्यूजन भी ज़्यादा होता है। अभी परफ्यूजन को नहीं लाते हैं, वेंटिलेशन को ही लेके आते हैं। सो एक्चुअली में ऐसा क्यों होता है, ध्यान से सुनिएगा। नीचे वाला पार्ट जो बेसल रीजन है वो ग्रेविटी डिपेंडेंट रीजन होता है, ठीक है, एंड दिस इज हैविंग लेस नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर। जस्ट अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। अगर इंट्राप्लूरल प्रेशर लेस नेगेटिव है, देखो जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे -10 है और यहाँ पे -5 है, ठीक है, एंड एयर इज सपोज टू मूव, है ना, यहाँ पे +5 है और एयर को मूव करना है, तो वो किधर ज़्यादा जाएगी, जहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा है ना, सो ज़्यादा एयर इस जगह पे जाने की कोशिश करेगी। सिंपल लैंग्वेज में जितना नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर होगा, है ना, चीज़ें उतनी ज़्यादा उसकी ओर आएंगी। तो नीचे जो बेस है लंग का, वहाँ पे इंट्राप्लूरल प्रेशर लेस नेगेटिव है। लेस नेगेटिव है मतलब कि ये ज़्यादा कंप्लायंट है, और अगर ये ज़्यादा कंप्लायंट है तो यहाँ पे वेंटिलेशन जो है वो ज़्यादा होगा। अगर मैं एपेक्स की बात करूँ सो इट इज़ मोर नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर, ठीक है। सो यहाँ पे जो इंट्राप्लूरल प्रेशर है वो ज़्यादा नेगेटिव है, सो एल्वेली हैव मोर वॉल्यूम ऑलरेडी। अब देखो क्या है, अगर ऊपर के रीजन में ज़्यादा नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर है तो यहाँ पे उतनी ज़्यादा एयर मूव करेगी, है ना, उतनी ज़्यादा एयर मूव करेगी, और पहले से ही यहाँ पे एयर जो है वो भरी हुई होगी। इसके कारण अब तुम एयर नहीं फिल कर पाओगे, इसके कारण ये जो पार्ट होता है वो लेस कंप्लायंट होता है और यहाँ पे लेस वेंटिलेशन होगी, ठीक है। सो दैट इज़ वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड। नाउ टिल नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट लंग्स अलोन, बट वॉट हैपन्स व्हेन लंग्स एंड थोरैक्स टेकन टुगेदर। अच्छा, अब मान लीजिए अभी हम लंग 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 बोल रहे थे, बट लंग इज नॉट अ सेपरेट एंटिटी। यू सी लंग इज लाइंग इन रिलेशन टू द थोरैक्स, राइट। देयर आर सो मेनी थिंग्स कमिंग। तो अगर मैंने दोनों का कंप्लायंस साथ में निकाला तो इंटरेस्टिंगली ये जो कंप्लायंस आया वो 110 ml पर सेंटीमीटर ऑफ वाटर आया। नॉर्मली आपको पता है लंग का कंप्लायंस 200 ml था पर सेंटीमीटर ऑफ वाटर, मतलब 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर प्रेशर चेंज पे आप 200 ml लंग को अकेले डिस्टेंड कर पा रहे थे। पर अगर लंग को हमने थोरैक्स के साथ लिया है तो इसकी कंप्लायंस कम हो गई, एंड नियरली इट इज़ हाफ ऑफ द लंग अलोन। वाई इज इट सो? नाउ रीड द रीजन। Why is it so? This is because lungs are highly compliant. ये क्यों है? क्योंकि lungs बहुत compliant है, ठीक है। The thorax has less compliance as ribcage and surrounding structure give some rigidity. Compliance is ability to distend. भाई thorax में सोचो पूरा ribcage आ गया, है ना, कितनी सारी मसल्स आ गई, कितनी सारा सराउंडिंग स्ट्रक्चर आ गया, तो वो इतनी आसानी से डिस्टेंड थोड़ी होने देगा। तो मतलब अगर मैं thorax को भी इंक्लूड कर रही हूँ तो वो ओवरऑल कंप्लायंस को कम कर देगा, राइट, ड्यू टू द रेजिस्टेंस। सो दैट इज वाई taken together resistance is less. Last is what are the conditions in which the compliance might increase, and what are the factors or reason in which the compliance might decrease. So compliance को increase करने के लिए aging process के साथ compliance increase होती है, bronchial asthma में compliance increase होती है, और emphysema में compliance increase होती है, right. कंप्लायंस डिक्रीज कब होगी? फाइब्रोसिस के केस में, अगर सर्फेक्टेंट का कम प्रोडक्शन है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन के केस में, और एल्वियोलर एटेलेक्टेसिस के केस में कंप्लायंस डिक्रीज होगी। थैंक यू।